हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 आचार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। करंट अफेयर्स के लास्ट सेशन में हम लोगों ने कर लिया था 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट। आज हम जो करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स वो होगा 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक का। ठीक है, 27 अगस्त से 2 सितंबर, 2 सितंबर। तो इसमें भी लगभग 2 सेशन लगेंगे क्योंकि लंबा करंट अफेयर्स है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है ना, उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, आप देखोगे अगर अब 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, ये एक सीक्रेट है और ये एक एनालिसिस भी है कि अगर एग्ज़ाम में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन 10 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अगस्त और सितंबर के उससे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स सिर्फ इसी महीने में होते हैं। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे, इन डेप्थ सारा कुछ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी जिम्बाब्वे में हुए इलेक्शन। ठीक है, तो जिम्बाब्वे में अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ भी जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही होते हैं। तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए वहाँ पे, और जो वहाँ के रनिंग जो करंट प्रेसिडेंट थे उनको ही दोबारा इलेक्ट किया गया है। तो जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट हैं वो किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को जिम्बाब्वे का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो कौन है ये? इनका नाम है मिस्टर इमर्सन मांगाग्वा। मांगाग्वा, इमर्सन मांगाग्वा को जिम्बाब्वे का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक कंट्री में मिलिट्री कू हो गया फिर से, है ना, और प्रॉब्लम भाई सेम। ठीक है, कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो करप्शन में बहुत ज़्यादा लिप्त थी, बट इसका एक और रीज़न था। ये कंट्री 1966 में आज़ाद हुआ एंड फ्रांस की कॉलोनी था आज़ाद होने से पहले। तो फ्रांस ने एक पर्सन को सत्ता सौंप दी ना, इनका नाम प्रेसिडेंट ओमार था। तो प्रेसिडेंट ओमार 2007 तक प्रेसिडेंट बने रहे। ठीक है, और इस बीच इलेक्शन भी हुए। ठीक है, सारे इलेक्शन वो जीतते गए एंड जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया तो लोगों ने सोचा कि अब कोई नया पर्सन आएगा और जो बेटर गवर्नेंस देगा और जो हमारी गरीबी है वो मिटेगी। बट इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को ही प्रेसिडेंट बना दिया, जिनका नाम प्रेसिडेंट बोंगो है। उन्होंने भी 2007 से लगातार चुनाव कराए हर 5 साल बाद, और वो जीतते रहे। ठीक है, अब कोई पर्सन जो पहले प्रेसिडेंट था फिर उसका बेटा प्रेसिडेंट है और वो कॉन्टिन्यूस इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है कि कहीं इन इलेक्शंस में धांधली तो नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि कोई कितना भी पॉपुलर लीडर हो, ठीक है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल रहती है डेमोक्रेसी में। इसके बाद जनता उससे ऊँग जाती है। ठीक है, फिर वो चेंज आती है, नए एस्पिरेशन, नए सपने, नई जनरेशन आती है जो वोट डालती है। बट यहाँ लोग ऊँग ही नहीं रहे इनसे। हमारे यहाँ देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा किया देश के लिए, बट
धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होती गई। अगर आप इलेक्शन देखो 1952, देन 1957, 1961, इसमें जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज है वो घटता गया। क्या दिखा रहा था कि लोगों के एस्पिरेशन बढ़ते हैं तो जनता नेता से ऊँगती जाती है, परेशान होती जाती है। लेकिन यहाँ लगभग 60 सालों से केवल एक फैमिली, और वो भी बाप बेटे शासन कर रहे थे। तो मिलिट्री ने क्या किया कि इस देश में इस इलेक्शन के बाद कू कर दिया। अभी हाल ही में इलेक्शन करवाया गया जिसमें वो फिर से प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बोंगो। ठीक है, तो मिलिट्री ने क्या किया, परेशान होकर तख्ता पलट कर दिया। तो कौन सा देश है जिसमें हाल ही में मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है? हाल ही में किस देश में सेना द्वारा तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है? कर लिया गया है, तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है। तो ये कौन सा देश है? इस देश का नाम है गैबोन। गैबोन, गैबोन, गैबोन कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी सिंगापुर में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए। ठीक है, और एक नए पर्सन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया जनता के द्वारा। और ये जो पर्सन है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, तमिल मूल के पर्सन हैं। तो कौन है जिन्हें सिंगापुर का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? ठीक है, चलिए। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है? कौन है? इनका नाम है थरमन षणमुगरत्नम। थरमन षणमुगरत्नम, ये बने हैं सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक देश है, उसने अपने देश में
इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपने देश में इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने किस देश की सरकार ने अपने देश में इस्लामिक बैंकिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो कौन सा देश है जिसने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो वो देश है रूस। ठीक है, रूस ने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है? ठीक है, और इस्लामिक बैंकिंग रूस में क्यों शुरू की है? रूस तो एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है ना? तो रूस में इस्लामिक बैंकिंग क्यों शुरू की गई? तो इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है? ठीक है, अगर सिर्फ बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में क्या होता है कि आप बैंकिंग करने जाते हो। बैंकिंग करने का मतलब खाता खुलाने गए, खाता खुलाया, आपने पैसा जमा किया। तो आप जो पैसे बैंक के पास जमा करते हो, बैंक उन्हीं पैसों को क्या करता है? लोन पर देता है, बराबर ना? यानी कि आप गए बैंक खाता खुलाने, खाता खुलाया, 100 रुपये जमा किए। ठीक है, अब बैंक आपको क्या बोलता है कि भाई आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपये जमा करोगे, 1 साल बाद 102 रुपये आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 रुपये हैं ये बैंक अपनी जेब से तो देगा नहीं। अब बैंक आपके 100 रुपये के लिए कोई ग्राहक ढूंढेगा जो इन 100 रुपये को उधार ले 105 रुपये पे, 105 रुपये पे। ठीक है, जब वो उधार लेने वाला पर्सन उधार ले जाएगा और जब वापस करने आएगा तो 105 रुपये वापस करेगा, तो बैंक के पास कितने पैसे एक्स्ट्रा होंगे? 3 रुपये एक्स्ट्रा, सॉरी 5 रुपये एक्स्ट्रा, 5 रुपये। इन 5 रुपये एक्स्ट्रा में से आपके 2 रुपये, 100 रुपये आपके ब्याज के मिला के 2 रुपये जो आपको प्रॉमिस किए थे, आपको 102 रुपये वापस कर देगा। बैंक के पास कितने रुपये बचेंगे? 3 रुपये। इन 3 रुपये से बैंक क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देगा, अपने बैंक ब्रांच का किराया देगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेगा, चाय पानी का खर्चा, पेपर्स का खर्चा सारा पे करेगा। तो दिस इज़ हाउ ए बैंक वर्क्स। ठीक है, ये होती है नॉर्मल बैंकिंग। बट इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है? इस्लामिक बैंकिंग को कहा जाता है नो इंटरेस्ट बैंकिंग। यानी कि एक ऐसा बैंक या ऐसी बैंकिंग जिसमें कोई ब्याज का लेन देन नहीं होता है, उसको कहा जाता है इस्लामिक बैंकिंग। अब आप सोच रहे हो कि भाई कोई इंटरेस्ट ले या नहीं जा रहा, दिया नहीं जा रहा, कमाई कैसे होता है, क्या होता है? ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया दिया जाता। मालूम, अगर आप खाता खुलाने गए इस्लामिक बैंकिंग के रूट के थ्रू, तो आपने 100 रुपये जमा करे, तो बैंक आपको कहेगा भाई वापस 100 रुपये मिलेंगे, 102 रुपये का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब बैंक 100 रुपये लेगा, 100 रुपये वापस कर देगा, ओके। बट बैंक फिर रखेगा क्यों आपके पैसे? बैंक को क्या फ़ायदा होगा? बैंक चलेगा कैसे? तो इस बैंक को चलने का एक तरीका है इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू। बैंक आपके इसी पैसे को उठा के क्या करेगा? लोन पे दे देगा, 100 रुपये वाला, कि आओ भाई लोन ले लो। ठीक है, जब कोई 100 रुपये का लोन लेने आएगा तो बैंक उसे देगा सिर्फ 98 रुपये। ठीक है, 98 रुपये डिस्काउंट पे। ठीक है, बट उसको वापस कितने करने पड़ेंगे? 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो जो 2 रुपये बैंक के पास बचेंगे, उस 2 रुपये से क्या करेगा बैंक?
अपना खर्चा चलाएगा, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह बांटेगा। तो इस तरह से इस्लामिक बैंकिंग होती है। तो सॉरी, अगर आपसे इस्लामिक बैंकिंग के बारे में कोई पूछे तो आप एक वर्ड में जवाब देंगे, नो इंटरेस्ट बैंकिंग। ठीक है, तो इस नो इंटरेस्ट बैंकिंग को किसने शुरू किया है? रूस ने। रूस ने क्यों शुरू किया है? वो रूस तो क्रिश्चियन बाहुल्य कंट्री है। तो रूस अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। ठीक है, तो रूस के साथ जो लड़ाई कर रहे हैं वो चेचन के लड़ाके हैं। एक चेचन एक ऑटोनॉमस रीजन है रशिया के अंडर ही, और वो चेचन इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के मुस्लिम्स को अपने साइड करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए ये इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत रशिया ने की है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स का एक राज्य है, जैसे हमारा इंडिया बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, स्टेट में बसा हुआ है, वैसे ही अमेरिका भी बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है। तो वहाँ के राज्यों में से एक राज्य ने ये डिसाइड किया कि हम हर साल मनाएंगे हिंदू हेरिटेज मंथ। तो यूएस के किस स्टेट ने किस मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाने का जो है रिजोल्यूशन पास किया? दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि किस मंथ को मनाने का हिंदू हेरिटेज मंथ प्लान किया है और किस स्टेट ने प्लान किया है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने हिंदू हेरिटेज महामंथ मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है? ये राज्य है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया राज्य है यूएस का एक, उसने डिसाइड किया है कि भाई हम हर साल एक हिंदू हेरिटेज मंथ मनाएंगे। अब किस दिन को हिंदू हेरिटेज मंथ बनाने के की जो है बात की गई है, फैसला किया गया है। ठीक है, हाल ही में जॉर्जिया ने किस महीने को हिंदू हेरिटेज माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, किस माह को? अक्टूबर। अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खनन प्रहरी ऐप। ठीक है, खनन प्रहरी ये क्या है? ठीक है,
खनन प्रहरी, खनन मतलब माइनिंग, प्रहरी मतलब प्रोटेक्टर, रखवाली करने वाला, तो खनन की माइनिंग की रखवाली करने वाला। तो बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका मेन मोटिव है कि जो कोयला बाहुल्य इलाके हैं उनमें जो इलीगल माइनिंग है, ठीक है, उनको पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू रोकना। ठीक है, एक एंड्रॉयड iOS मोबाइल एप्लीकेशन है, सभी के लिए अवेलेबल होगा। अगर कोई पर्सन, ठीक है, इलीगल माइनिंग होते हुए देखता है तो इस पोर्टल पर क्या कर सकता है, कंप्लेन वह कर सकता है। ठीक है, तो खनन प्रहरी ऐप क्या है? खनन प्रहरी ऐप यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य ठीक है, आम नागरिकों के माध्यम से अवैध कोयला खनन को रोकना है। अवैध कोयला खनन को रोकना है। ठीक है, तो ये खनन प्रहरी ऐप हो गया। चलो नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अभी हाल ही में घोषणा हुई राष्ट्रीय पुरस्कारों की। राष्ट्रीय पुरस्कार आज सारे जानते होंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार होते क्या हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, ये कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, खास करके मनोरंजन, पिक्चरों के, मूवीज़ के क्षेत्र में दिए जाते हैं, है ना। हर भाषा, हर जोनर की मूवी इसमें सम्मिलित होती है, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। और फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। आपको कितने भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए, कितने भी आईफा अवार्ड मिल जाए, कितने भी लोकल अवार्ड मिल जाए, बट जिसके पास नेशनल अवार्ड होता है उसकी एक बात ही अलग होती है। ठीक है, तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कारों की ही घोषणा, ठीक है, तो कुछ पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म किसको मिला? बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट
एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग, बेस्ट एक्ट्रेस ये भी सपोर्टिंग, बेस्ट बाल कलाकार, तो ये जो अवार्ड हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, है ना। ऐसे अवार्ड तो राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंदर बहुत आते हैं, ठीक है, बट ये जो कुछ प्रमुख अवार्ड हैं ये हमेशा पूछे जाएंगे। तो इस वर्ष का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, नंबी इफेक्ट, नंबी इफेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, एक्स इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण सर के ऊपर बनी हुई है, आप सबको देखनी चाहिए, है ना। ऐसी मूवी जो होती है कुछ सीख दे के जाती है कि कैसे एक डेडिकेटेड साइंटिस्ट जो शायद अब्दुल कलाम से भी बेहतर था, है ना, उसको कैसे एक स्कैंडल में फंसाया गया और उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ उसकी लाइफ को बर्बाद किया गया, जो हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी थी, जो हमारा इसरो था, उसको 30 साल पहले पीछे धकेल दिया। वरना जो चंद्रयान हमने अभी किया है 2023 में, वो चंद्रयान शायद हम 10 से 15 साल पहले कर चुके होते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर बनी हुई मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी, आप सबको देखनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को, इनकी पिक्चर गोदावरी के लिए, बेस्ट एक्टर का इस वर्ष का अवार्ड जो मिला है मिस्टर अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है। किसके लिए? द पुष्पाराज के लिए, द पुष्पाराज के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस 2 को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, एक तो आलिया भट्ट, को मिला है, ठीक है। दूसरा कृति सेनन को मिला है, ठीक है। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए, ठीक है। और कृति सेनन को किसके लिए मिला है? कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? पंकज त्रिपाठी, किस मूवी के लिए? मिमी, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को, किसके लिए मिला है? कश्मीर फाइल्स के लिए, बेस्ट बाल कलाकार का मिला है किसको? छेलो शॉ, ठीक है। छेलो शॉ को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो ये इस साल के कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। बेस्ट फिल्म रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन द पुष्पाराज, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई एंड कृति सेनन फॉर मिमी, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग इन रोल पंकज त्रिपाठी मिमी, बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल्स, बेस्ट बाल कलाकार छेलो शाह, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो आप एक बार।
चलिए नेक्स्ट। चलो, हाल ही में हमने चंद्रयान पढ़ा था ना, लैंड किया 23 अगस्त को। अब चंद्रयान ने जहाँ लैंड किया, ठीक है, तो एक परंपरा है कि इस स्पेस में, अंतरिक्ष में जहाँ भी लैंडिंग करते हैं तो जो कंट्री भी लैंडिंग करता है उस कंट्री को ये अधिकार मिलता है कि वो उस जगह को अपने किसी प्रिय नाम से रखे। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक नाम रखा गया, साथ ही चंद्रयान 2 का भी लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है ना, और नेशनल स्पेस डे का भी डिक्लेरेशन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक बैक टू बैक कुछ घोषणाएं करी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया है? ठीक है, क्या नाम दिया है? तो जो नाम दिया है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट नाम दिया है। ठीक है, और नेशनल स्पेस डे भी मनाने की बात करी गई है, तो तीनों को एक साथ जान लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो किस दिन को घोषित किया गया नेशनल स्पेस डे के रूप में? 23 अगस्त को। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो 3 डिक्लेरेशन हुई है चंद्रयान 3 के बाद। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है, तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया है? तिरंगा पॉइंट रखा गया है। और किस दिन को स्पेस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 23 अगस्त को
स्पेस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत को बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही हैं और साथ ही मिल रहे हैं बहुत सारे ऑफ़र। दुनिया का हर देश, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, इवन चीन भी कह रहा है, ठीक है, कि भैया हमें करना है आपके साथ एक मिशन, चाहे चांद पे ले चलो, चाहे सन पे ले चलो, जहाँ ले चलना है वहाँ ले चलो, बट हमें आपके साथ करना है एक मिशन। ठीक है, तो अभी एक कंट्री ने हमें एक मिशन ऑफ़र किया, एक स्पेस मिशन ऑफ़र किया और जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। उस मिशन का नाम है ल्यूपैक्स। ठीक है, इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसको ल्यूपैक्स ही लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, ल्यूपैक्स का मतलब क्या है? एल फॉर ल्यूनर, एल फॉर ल्यूनर, एल यू फॉर ल्यूनर, ठीक है, लूनर, पी फॉर पोलर, इफ एक्स फॉर एक्सप्लोरेशन। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, यानी कि ल्यूनर के पोल पर एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि हाँ, एक कंट्री ने और ऑफर दे दिया कि भाई अब तुम तो साउथ पोल पर पहुंच गए हो, हमें भी ले चलो। ठीक है, इंडिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेके जाएंगे आपको मून मिशन दोबारा से साउथ पोल पे। इंडिया ने हामी कर दी है। तो ये जो ल्यूपैक्स मून मिशन है, ठीक है, पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये इंडिया ने किसको हाँ किया है कि किसके साथ जाना चाहता है, किसका जॉइंट मिशन है? ये है भारत के इसरो, यह है भारत के इसरो, हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, सबने सुना होगा इसका नाम इसरो, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा एजेंसी, जाक्सा का सम्मिलित चंद्र अभियान है। ठीक है, कब इसको लॉन्च किया जाना है, यानी कि कब इंडिया ने कहा है कि कब करेंगे? ठीक है, तो इंडिया ने कहा 2024 के लास्ट में या 2025 में हम इसको करेंगे। ठीक है, इसे वर्ष 2024-25 में, इसे वर्ष 2024-25 में लॉन्च किया जाना है, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूपैक्स क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ल्यूपैक्स एक चंद्र मिशन है। किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में, भारत के इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच में, और 2024-25 में इसको करने का जो है प्लान है हमारा। ठीक है, तो ये है हमारा ल्यूपैक्स मिशन। ठीक है, बाकी मैंने आपको पिछले उसमें ही बता दिया था कि जो ल्यूना 25 है वो फेल कर गया था, है ना। उसके बाद रशिया का बहुत ज़्यादा मॉक बनाया जा रहा है, इस चीज़ पे मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट 1 इस करंट अफेयर्स का। ठीक है, इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का जो हम बचा हुआ है वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है,
हो सकता है कि 27 से 2 सितंबर वाले का 3 हमें वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं। आदित्य L1 अभी डिस्कस करना है, एंड बहुत सारे जो मिशंस हैं, बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेशनल जो खबरें हैं हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।